जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वह आपको कुछ नया है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि प्रतियोगी एग्जामों में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, यह जो आपको क्लास है वो आपको कहाँ काम आएंगे अगर आप रेगुलर रहते हैं तो जैसे जो भी आपको मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो आपको पूछे जाते हैं जीके का प्रश्न उस सबका हम लोग एनालिसिस करेंगे। जैसे आपको बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इसके अलावा आपको बिहार दरोगा हो गया, ठीक ना, बिहार पुलिस हो गया, ठीक ना, इस प्रकार के और भी कई सारे डिफेंस एग्जाम होते हैं, उसके लिए आपको काफी बेहद है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, समझिए इसे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है, ठीक है ना, यानी कि प्राथमिक रंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है लाल, ऑप्शन बी कह रहा है पीला, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी मैजेंटा। तो इसका जो सही आंसर होगा ना साथियों, वो आपको लाल होगा। क्या होगा? लाल होगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आपको प्राथमिक रंग है, इस प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग जो होते हैं वो आपको शामिल होते हैं। तो देखिए, तो प्राथमिक रंग के लिए एक आप ट्रिक याद रखिएगा, ये आपको आसानी से उसे याद आएंगे। लाहनी, क्या है? लाहनी, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो लाल है, क्या लाल से क्या हो जाएगा? तो आपको लाल क्या हो जाएगा? लाल, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। लाल से क्या हो जाएगा? लाल। फर्स्ट हो जाएगा आपको हरा, और उसके बाद नष्ट जो हो जाएगा वो आपको नीला। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो प्राथमिक रंग है वो आपको कितने हैं जानते हैं? तो आपको लाल, हरा और नीला है। क्या है? नीला है। और प्राथमिक रंग के संयोग से ही क्या होता है कि आपको द्वितीयक रंग जो होते हैं वो आपको बनते हैं। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है। फिर इसमें आपको कई सारे प्रश्न जो है रंग से पूछे जाते हैं। जैसे सफेद रंग जो होते हैं वो आपको किन रंगों के मिश्रण होते हैं? तो सफेद रंग जो होते हैं ना, समझिए यह सातों रंग के क्या होते हैं कि आपको मिश्रण होते हैं। तो इन चीजों को आपको समझ जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको लाल से कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। तो देखिए, तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वो आपको सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो क्या कहेंगे? तो आपको लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। अगर वहीं पे हम बात करेंगे कि आपको किस रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है, तो देखिए, तो लाल रंग जो होते हैं ना वो आपको सबसे कम विचलित होते हैं। क्या होते हैं? सबसे कम विचलित होते हैं। जैसे अगर आप स्पेक्ट्रम पे सातों रंग को गुजारिएगा तो उसमें आपको क्या होगा जानते हैं कि सबसे कम विचलित रंग जो होंगे ना वो आपको कौन होंगे जानते हैं? तो वो आपको लाल होंगे। क्या होंगे? लाल होंगे। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कहेंगे तो वो आपको किसका होगा जानते हैं? तो लाल का ही होगा। तो देखिए, तो कभी कभी आपके एग्जाम में बैगनी से भी जो होते हैं वो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बैगनी से प्रश्न पूछेगा तो आप उसको आप आंसर क्या दे सकते हो? तो देखिए, तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वो आपको सबसे कम होता है। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य जो होता है बैगनी रंग का वो आपको क्या होता है जानते हैं? तो आपको सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो क्या कहिएगा? बैंगनी का। और पूछेंगे कि सबसे अधिक विचलित जो रंग होता है क्या होता है? सबसे अधिक विचलित रंग जो होता है वो आपको कौन होता है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो वो आपको बैंगनी होता है। क्या होता है? बैंगनी होता है। तो इसी चीज को हमें याद रखना है। तो देखिए, तो यहाँ से अक्सर बच्चे फंस जाते हैं तरंगदैर्घ्य में, और आपको क्या कहते हैं कि आपको ये जो विचलन होता है उसमें। तो देखिए, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और विचलन क्या होता है? कम होता है। जबकि बैंगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है कम होता है और विचलन अधिक होता है। जैसे कि आप स्पेक्ट्रम पर है या आपको बनाएंगे और इस प्रकार से जो है प्रकाश को गुजारिएगा तो देखिएगा कि सबसे ऊपर में जो होगा वो आपको आपको लाल रंग मिलेंगे, ठीक है ना। और नीचे देखिएगा सबसे वो आपको बैंगनी मिलेंगे। तो बैंगनी का जो होता है ना वो आपको विचलन जो होता है वो आपको अधिक होता है, जबकि सबसे कम विचलन जो होता है वो आपको लाल का होता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को याद रखना है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य कहेंगे तो वो आपको बैंगनी का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वो आपको ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखें यहाँ सुनिए, कह रहा है कि बंगाल बेसिन में भूजल में सर्वाधिक प्रदूषण किसकी वजह से होती है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक। तो एक चीज याद रखिएगा कि आर्सेनिक जो है वो आपको एक विषैला पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? विषैला पदार्थ है, जो आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र
नदियों के बेसिन में पाया जाता है और इन नदियों का जो ज्यादातर बेसिन है वो आपको कहाँ जानते हैं, तो आपको बंगाल बेसिन में, कहाँ है, बंगाल बेसिन में। तो आइए थोड़ा सा हम बात करेंगे कि ये जो गंगा है वो क्या है, तो कहेंगे गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। और अब ये जो ब्रह्मपुत्र है यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमारे भारत में नदियां जो है मुख्य रूप से आपको दो क्षेत्रों में अपना मुहाना बनाती है। कुछ नदी आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कुछ नदियां जो है वो आपको अरब सागर में गिरती है। तो देखिए, यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं वो कौन कौन है। तो देखिए, तो यह आपको दक्षिण भारत की आकृति हुई, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा, तो इधर जो है वो आपको अरब सागर क्या है, अरब सागर, ठीक है ना। इधर आपको बंगाल की खाड़ी क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो भारत में जो नदियां मुहाना बनाती है, ठीक है ना, मुख्य रूप से वो आपको बंगाल की खाड़ी में या तो आपको क्या कहने जाते हैं, अरब सागर में। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है वो आपको कौन कौन है। तो देखिए, तो इसमें सबसे प्रमुख नदी में अगर हम बात करते हैं तो आपको गंगा, गंगा के अलावा जो हो जाएगा वो आपको क्या जानते हैं, तो आपको ब्रह्मपुत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के अलावा आपको गोदावरी क्या है, गोदावरी याद रखिएगा। गोदावरी के अलावा जो हो जाएगा वो आपको कावेरी क्या हो जाएगा, कावेरी। कावेरी के अलावा जो हो जाएगा वो आपको कृष्णा क्या है, कृष्णा। कृष्णा के अलावा आपको महानदी क्या है, महानदी। इसे भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको हुगली क्या है, हुगली क्या कहेंगे, हुगली। हुगली के अलावा जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको पेन्नार क्या है, पेन्नार। तो ये सब ऐसी नदियां हैं जो आपको कहाँ गिरती है जानते हैं, तो आपको यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम बताएं, तो आप क्या कहेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, हुगली, पेन्नार क्या है, पेन्नार। और एक चीज याद रखिएगा कि जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना वो आपको डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। और डेल्टा की जो आकृति होती है सामान्यतः साथियों वो आपको कैसा होता है जानते हैं, तो डेल्टा की जो आकृति होती है ना वो आपको त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। उसके बाद देखिए, इधर जो है आपको क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो अरब सागर में जो गिरने वाली भारत की प्रमुख नदी है वो आपको कौन कौन है, तो देखिए, तो इसमें आपको एक नाम याद रखेंगे आप, सिंधु का। किसका, सिंधु का। सिंधु के अलावा जो हो जाएगा आपको नर्मदा क्या है, नर्मदा। नर्मदा के अलावा जो हो जाएगा आपको तापी क्या है, तापी। तापी के अलावा आपको पेरियार क्या है, पेरियार, ठीक है ना। पेरियार के अलावा आप कह सकते हो जुआरी क्या है, जुआरी। जुआरी के अलावा जो हो जाएगा आपको मंडवी क्या है, मंडवी। ये सब ऐसी नदियां हैं जो अपना मुहाना कहाँ बनाती है जानते हैं, तो आपको अरब सागर में क्या है, अरब सागर में। और अरब सागर में गिरने वाली जो नदी होती है वो आपको एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो आपका यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा था, जरा सा समझिए कि बंगाल बेसिन में भूजल में सर्वाधिक प्रदूषण किसकी वजह से होता है, तो वो आपको आर्सेनिक की वजह से। और आर्सेनिक जो होते हैं हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा आपको हानिकारक होते हैं, क्योंकि यह एक विषैला क्या होता है, पदार्थ होता है जो पानी के साथ मिलकर हमारे शरीर में क्या करता है कि आपको प्रवेश करता है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है, इसका निर्माण जो किसने शुरू करवाया था यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो ये जो नालंदा महाविहार है ना, इसका निर्माण आपको कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था कि आपको शुरू कराया था। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि ये जो कुमारगुप्त प्रथम है इसका संबंध जो है वो आपको किस वंश से है। तो देखिए, तो कुमारगुप्त प्रथम का जो संबंध है ना वो आपको गुप्त वंश से है। किस वंश से है, गुप्त वंश से। इस बात को आपको याद रखना है। और इसका शासन काल अगर कहा जाए तो आपको 414 ईस्वी से लेके 455 ईस्वी जो था इसका क्या था कि आपको शासनकाल था। इस बात को याद रखना है। दूसरी बात कि आपको कुमारगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है ना वो आपको शांति व सुव्यवस्था के लिए क्या कहेंगे, शांति और सुव्यवस्था क्या है, सुव्यवस्था के लिए क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो कई सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हैं कि किस गुप्त शासक का जो शासनकाल है शांति व सुव्यवस्था के लिए जाना जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, कुमारगुप्त प्रथम का, ठीक है ना। और ये जो कुमारगुप्त प्रथम है, ठीक है ना, यह किसका उत्तराधिकारी था, ठीक है ना। तो कुमारगुप्त प्रथम जो उत्तराधिकारी था वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का। और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको विक्रमादित्य के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि कुमारगुप्त प्रथम का जो पूर्वाधिकारी था क्या था, पूर्वाधिकारी वह कौन था। पूर्वाधिकारी मतलब क्या है कि कुमारगुप्त प्रथम से पहले जो शासक था वो था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि आपको कुमारगुप्त प्रथम के क्या थे कि आपको पिता थे। और इनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं,
विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि आपको भारतीय इतिहास में 14 राजाओं ने क्या किया कि लगभग आपको विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया, जिसमें से जो सबसे मजबूत विक्रमादित्य की उपाधि है वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था आपको क्या कहता है जानते हैं कि आपको शकों से विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर इसमें और भी कुछ शासक है, उसके बारे में जान लीजिए। जैसे देखिए धर्मपाल, तो यह आपको पाल वंश का शासक था। क्या था? पाल शासक था, इसको आपको याद रखना है। अशोक, यह आपको मौर्य शासक था। क्या था? मौर्य शासक। और याद रखिएगा यह मौर्य वंश का जो था वो आपको तीसरा शासक था। क्या था? तीसरा शासक। उसके बाद हरियर, यहाँ पे याद रखिएगा कि हरियर का संबंध जो है वो आपको विजयनगर से क्या है? विजयनगर से। और यह विजयनगर का क्या था जानते हैं कि आपको दूसरा शासक है। हालांकि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे हरियर और कौन थे जानते हैं? बुक्का। कौन थे? हरियर और बुक्का। तो यह दूसरा नहीं होगा। देखिए हरियर जो हो जाएगा ना वो आपको पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसके बाद जो आता है वो आपको बुक्का आता है। कौन आता है? बुक्का आता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि हरियर जो है विजयनगर साम्राज्य का क्या है? साम्राज्य का क्या था जानते हैं? तो आपको संस्थापक था। क्या था? संस्थापक था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 3 नंबर प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त कर देता है वो कौन जानते हैं? तो वो आपको बख्तियार खिलजी। तो ये सारे चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलते हैं अब अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शेरशाह सूरी किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? हुमायूं को। क्या है? हुमायूं को। और हुमायूं को कब पराजित किया था शेरशाह सूरी ने? तो देखिए तो 1539। क्या कहेंगे? 1539 में। और इसके अलावा आपको 1500 कितना में जानते हैं? तो आपको 40 में। तो 1539 में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है आपको चौसा का युद्ध। क्या है? चौसा का क्या कहेंगे जानते हैं? युद्ध। क्या है? चौसा का युद्ध। और इधर 1540 में हुआ था वह युद्ध आपको बिलग्राम का युद्ध। क्या है? बिलग्राम का युद्ध। तो देखिए तो बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं अंतिम रूप से क्या होते हैं? आपको परास्त होते हैं। जबकि चौसा के युद्ध में बड़ी मुश्किल से ही अपनी जान को क्या करता है कि आपको बचाता है। तो चौसा का युद्ध कब? तो 1539 में। और 1540 में बिलग्राम का युद्ध। तो इस बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी जो होते हैं ना वो आपको दिल्ली पर आसानी से क्या कर लेते हैं कि आपको कब्जा कर लेते हैं। तो इन चीजों को याद रखिएगा। दूसरी बात कि आपको ये जो तैमूर लंग होते हैं वह भारत पर कब आक्रमण करता है? तो देखिए तैमूर लंग का आक्रमण जो होता है भारत पर 1398 ईस्वी में। और इस समय तुगलक वंश का जो शासक होता है वो आपको नसीरुद्दीन महमूद होते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कई बार, तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था भारत पर वो आपको कब हुआ था? तो क्या कहेंगे? 1398 में, ठीक है ना। और उस समय दिल्ली में जो शासन था वो किस वंश का था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको तुगलक वंश का। किस वंश का? तुगलक वंश का, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है आपको नादिर शाह। तो नादिर शाह का आक्रमण भारत पर जो होता है 1739 ईस्वी में। और इस नादिर शाह को क्या कहा जाता है जानते हैं? तो आपको ईरान का नेपोलियन। क्या कहेंगे? ईरान का नेपोलियन। क्या कहेंगे? ईरान का नेपोलियन। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि ईरान का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? तो क्या कहिएगा जानते हैं? नादिर शाह को। उसके बाद है आपको अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था कि आपको पानीपत के तृतीय युद्ध में, किस युद्ध में? पानीपत के जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें आपको अफगानों का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? अफगानों का नेतृत्व किया था। तो यहाँ से आपका प्रश्न आएगा कि बताइए कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो आपको किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए तो पानीपत के तीसरा युद्ध में एक तरफ आपको कौन था जानते हैं? अफगान। और एक तरफ जो था आपको मराठा। कौन था? मराठा। तो मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ था। और जबकि आपको अहमद शाह अब्दाली जो था वो आपको अफगानों का नेतृत्व किया था। और यह अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का क्या था कि आपको सेनापति था। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, इसे आपको याद रखना है। एक आपको 1526 में, एक आपको 1556 में। कितना में? 1556 में। इस चीज को याद रखना है। देखिए एक 1526, एक 1556 और एक जो हुआ था 1761। तो पानीपत के 3 युद्ध। और पानीपत का जो युद्ध भूमि है वो आपको है कहाँ? तो पानीपत का जो युद्ध भूमि है साथियों वो आपको पश्चिम बंगाल में कहाँ है? सॉरी, हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। और इसी में पूछेंगे प्लासी का युद्ध भूमि, तब वो हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला जो सीधे अधिवक्ता से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी कौन है? देखिए ज्ञान सुधा मिश्रा, इंदु मल्होत्रा, लीला सेठ, सुजाता मनोहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब क्या हुआ कि वह महिला न्यायाधीश, सॉरी वह महिला वकील, ठीक है ना, जो आपको सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है ना, अधिवक्ता से डायरेक्ट जो है जज बनी है। तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको इंदु मल्होत्रा। तो यहाँ से बात आई सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए तो सर्वोच्च न्यायालय जो है
यह आपको क्या है कि भारत का सबसे बड़ा क्या है कि आपको न्यायालय क्या है, न्यायालय है। तो इसका जो गठन होता है ना, वो आपको 28 जनवरी क्या है, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि जिस समय सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था, इस समय इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या थी क्या थे, न्यायाधीशों की संख्या वो आपको कितनी थी जानते हैं, तो आपको 8 थी, क्या थे, 8 थी। और वर्तमान में कहेंगे कि आपको न्यायाधीशों की संख्या इसमें कितनी है, तो क्या कहिएगा जानते हैं, तो आपको 34 मुख्य न्यायाधीश सहित लेकर। और अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो आपको डीवाई चंद्रचूड़ है, क्या है, डीवाई चंद्रचूड़ है। जबकि पहले आपको मुख्य न्यायाधीश जो थे वो आपको कौन थे जानते हैं, जस्टिस जे हीरालाल कानिया। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी, क्या है, बी, यानी कि इंदु मल्होत्रा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या करा हमारा, समझिए। कह रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं, यानी देखिए ऑप्शन ए कह रहा है रैम, ठीक है ना, उसके बाद कह रहा है आपको रोम, इसके बाद कह रहा है आपको यानी कि पी रोम, उसके बाद कह रहा है ये सभी क्या है, सभी। तो देखिए तो कंप्यूटर के मेमोरी में ना ये सभी चिप्स होते हैं, क्या होते हैं, सभी चिप्स होते हैं। तो यहाँ से एक बात आपसे पूछी जाएगी, क्या जानते हैं कि ये जो आपको रेम है, तो रेम का मतलब क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है आपको रोम, रोम का मतलब क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। उसके बाद है आपको यानी कि पी रोम, तो पी रोम का मतलब क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रोग्राम एबल, ठीक है ना, क्या कहेंगे, प्रोग्राम एबल, ठीक है ना, रीड ओनली मेमोरी। तो इसको आपको याद रखना है। तो देखिए तो ये जो रेम है ना, वो आपको क्या जानते हैं, अस्थायी मेमोरी है, क्या है, अस्थायी मेमोरी है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जो अस्थायी मेमोरी होता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको रैम, क्या कहेंगे, रैम। और कंप्यूटर का जो अस्थायी मेमोरी होता है क्या होता है, अस्थायी मेमोरी, उसको क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी को जो कहते हैं हम लोग, वो आपको रोम कहते हैं, क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। तो साथियों इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना। और ये जो कंप्यूटर है, ठीक है ना, हिंदी नाम इसका संगणक हो गया, और इसकी खोज जो किए थे चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कंप्यूटर में जो अस्थायी मेमोरी होता है उसको क्या कहते हैं, रैम, ठीक है ना, मतलब अस्थायी को रैम और आपको अस्थायी को क्या कहते हैं, रोम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बताइएगा। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश नार्डिक देशों में शामिल नहीं है। देखिए स्वीडन, नॉर्वे, रूस, आइसलैंड। जिसका सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है वो आपको नार्डिक देश में क्या है कि आपको शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो चलिए देखते हैं कि नार्डिक देश में कौन कौन से देश शामिल है, जरा सा इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए तो जो नार्डिक देश है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको 5 देश शामिल होंगे, जिसमें से देखिए कि आपको स्वीडन जो है वो आपको दिया गया है, नॉर्वे जो है यह भी आपको दिया गया है, आइसलैंड भी दिया गया है। इधर आपको एक छूट रहा है कौन, तो आपको फिनलैंड, क्या छूट रहा है, फिनलैंड, ठीक है ना। फिनलैंड के अलावा जो हो जाएगा वो आपको डेनमार्क, क्या हो जाएगा, डेनमार्क, क्या है, डेनमार्क। डेनमार्क के अलावा अब यहाँ से लिख लीजिए क्या हो जाएगा, तो आपको स्वीडन, क्या है, स्वीडन। उसके बाद जो हो जाएगा आपको नॉर्वे, क्या हो जाएगा, नॉर्वे। और एक जो छूट रहा है वो आपको आइसलैंड, क्या है, आइसलैंड। देखिए 5 देश जो है ना वो आपको नॉर्डिक देश है, क्या है, नॉर्डिक देश है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और देखिए और खास ये नॉर्डिक देश इसलिए है क्योंकि ये लोग जो भी सूचकांक आते हैं उसमें देखिएगा कि आपको ऊपर से जो रहते हैं वो आपको कोई ना कोई यही देश सब रहते हैं, क्या है, यही देश सब रहते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा स्वीडन के बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना। स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, और यहीं पर आपको क्या होता है, नोबेल प्राइज जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, ठीक है ना, स्वीडन की सरकार के द्वारा। दूसरी बात आपको नॉर्वे में जो होता है शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज होता है वो आपको दिया जाता है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और फिनलैंड को जो है वो आपको झीलों का देश कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 7 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको सी हो जाएगा। चलिए साथियों अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा किससे अधिक होती है, ठीक है ना। यानी कह रहा है कि जो पराबैंगनी किरणें होती है, ठीक है ना, यानी अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है ना, उसमें ऊर्जा जो है किससे अधिक होती है, यह कह रहा है। गामा किरण से, अवरक्त किरण से, एक्सरे किरण से, भूकंपीय तरंग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अवरक्त किरण, क्या जाएगा, अवरक्त किरण। तो देखिए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज दिए गए हैं जिसे हमें जाना है। जैसे देखिए एक्सरे किरण की जो खोज हुई थी वो आपको कब हुई थी, यानी एक्सरे की, ठीक है ना। तो देखिए एक्सरे की जो खोज किए थे वो आपको रॉन्टजन ने, कौन कहते हैं, रॉन्टजन ने। उसके बाद है आपको यानी कि गामा किरण। तो देखिए तो गामा किरण की जो खोज होती है ना वो आपको 1900 ईस्वी में कितना होती है, 1900 ईस्वी में। और इसके जो खोज करते हैं वो आपको पॉल विलार्ड, कौन करते हैं, पॉल विलार्ड। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि गामा किरण की खोज जो किया था कौन, तो क्या कहिएगा, पॉल विलार्ड। कब किया था,
तो आपको 1900 ईस्वी में, ठीक है ना। और ये आपको फ्रांस के भौतिकविद थे, क्या थे? फ्रांस के भौतिकविद थे, यानी फ्रांस के ये वैज्ञानिक थे। इस बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। और एक्स रे किरण की जो खोज करते हैं ना, वो आपको रॉन्ट, क्या है? रॉन्ट जॉन करते हैं। कौन करते हैं? रॉन्ट जॉन करते हैं। और इसीलिए रॉन्ट जॉन को 1901 में जो होता है ना, वो आपको क्या होता है कि भौतिकी के क्षेत्र का जो होता है, वो आपको नोबेल प्राइज जो होता है, वो आपको क्या होता है कि आपको दिए जाते हैं। क्या है? दिए जाते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया था किनको जानते हैं? रॉन्ट जॉन को, एक्स-रे किरण की खोज के लिए। कब? तो 1901 में। और खास बात ये भी जान लीजिए, 1901 में ही नोबेल प्राइज की क्या होती है कि आपको देने की शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो उस समय यह आपको केवल 5 क्षेत्रों में ही दी जाती थी। लेकिन जब आपको वर्ष 1969 आया, तो 1969 से क्या हुआ कि आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से अब नोबेल प्राइज जो है वो आपको 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को क्लास करने में मजा आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि आपको ये जो माउंट आबू है, क्या है? माउंट आबू एक पर्वतीय स्थल है, नो डाउट, ठीक है ना। कि यह जो है आपको क्या है, तो आपको एक हिल स्टेशन है। कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो देखिए यह जो है आपको अरावली पर, क्या है? अरावली पर, ठीक है ना। और ये जो अरावली पर्वत है ना, ठीक है ना, यह आपके भारत के प्राचीनतम पर्वतों में से क्या है कि आपको एक है। क्या है? एक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या है? ऊंची चोटी, उसका नाम है आपको गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। याद रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं आप अरावली, तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? गुरु शिखर है, ठीक है ना। और इसी गुरु शिखर पर आपको कौन है? माउंट आबू। और इस माउंट आबू पर ही आपको क्या जानते हैं कि आपको तिलवाड़ा का जैन मंदिर है। क्या है? तिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो आपको कहाँ है, तो क्या कहेगा जानते हैं? तो आपको माउंट आबू पर, ठीक है ना। और माउंट आबू जो है कहाँ है जानते हैं? तो आपको अरावली पर्वत पर। और यह गुरु शिखर की क्या है जानते हैं? सॉरी, कि जो गुरु शिखर है वह आपको क्या जानते हैं? तो आपको अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर बना लीजिएगा, वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधनों को पारित करता है। तो देखिए, तो संवैधानिक संशोधनों को जो पारित करते हैं ना, वो हमारे संसद पारित करते हैं। कौन पारित करते हैं? संसद। तो देखिए, तो इसमें से संसद के एक ही अंग का जो है नाम यहाँ पर दिया गया है, राज्यसभा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ये हो जाएगा। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आना चाहिए कि ये जो राज्यसभा है, ठीक है ना, या लोकसभा है, या आपको क्या जानते हैं? संसद है, या आखिरकार है क्या, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप हल्का सा समझ आइए संसद के स्ट्रक्चर को। किसके? संसद के स्ट्रक्चर को। तो देखिए, तो संसद के स्ट्रक्चर के संबंध में जो चर्चा की गई कहा जानते हैं? तो अनुच्छेद 79 में। तो देखिए, तो अनुच्छेद 79 के अनुसार हमारा जो संसद है वो आपको राज्यसभा, क्या है? राज्यसभा, ठीक है ना। इसके बाद आपको लोकसभा, क्या है? लोकसभा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको राष्ट्रपति से क्या है कि आपको मिलकर बना है। क्या है? मिलकर बना है। तो ये जो देख रहे हैं, लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, राष्ट्रपति संसद के अधीन अंग है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ये बताइए कि राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में। चलिए, लोकसभा की संरचना का उल्लेख क्या है? अनुच्छेद 81 में। राष्ट्रपति जो होंगे भारत में अनिवार्य रूप से, यानी कि राष्ट्रपति का एक पद जो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कहेंगे आपको अनुच्छेद 52 में। क्या है? अनुच्छेद 52 में। तो आप लोग देखते होइएगा कि कोई विधेयक अगर संसद के किसी सदन में रखा जाता है, ठीक है ना, फिर वो क्या होता है, वहां से पारित होकर अगले सदन में जाता है। जब संसद के दोनों सदन क्या कर देते हैं कि किसी विधेयक को पारित कर देता है, तब वो आपको राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि आपको जाता है। और राष्ट्रपति जब अपनी स्वीकृति दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है जानते हैं? कि वह जो विधेयक होते हैं वो आपको क्या बन जाते हैं जानते हैं? तो वो आपको यानी कि अधिनियम बन जाते हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन को पारित करता है कौन? तो आपको राज्यसभा, ठीक है ना। तो यहाँ पे संसद के एक ही सदन का नाम दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिना लोकसभा के कोई संवैधानिक संशोधन बिल जो है वो आपको पारित हो सकता है, ठीक है ना। और संविधान संशोधन संबंधित बिल जो है वो आपको क्या हो सकता है कि संसद के किसी भी सदन में जो है वो आपको आ सकते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। तो देखिए, तो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक कहा जाता है ना, वो आपको राजा राम मोहन राय जी को, ठीक है ना। और ये बंगाल के क्या थे कि आपको समाज सुधारक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ से एक बात आएगी कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे। तो देखिए, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना किए थे ना 1828 में, राजा राम मोहन राय जी। और इन्हीं के प्रयास से क्या होता है जानते हैं कि 1829 ईस्वी में
सती प्रथा, कौन प्रथा? सती प्रथा जो होता है उसको क्या कर दिया जाता है जानते हैं? तो आपको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्रबंधित कर दिया जाता है। तो सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाले जो आपको बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वो थे आपको कौन जानते हैं? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन चीजों को भी आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 में। कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय जी। तो इसमें और भी महापुरुष का नाम दिया गया है, तो जान लीजिए इनके बारे में भी कुछ आप जानिए। देखिए जैसे महात्मा गांधी थे, देखिए तो महात्मा गांधी को हम लोग कई सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि इन्हें बापू कहा जाता है, इन्हें जो है आपको राष्ट्रपिता क्या है? राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हें जो है आपको महात्मा कहा जाता है, क्या है? महात्मा कहा जाता है। इन्हें जो है मलंग बाबा क्या है? मलंग बाबा जो है वो आपको कहा जाता है। इन्हें जो है आपको जादूगर क्या है? जादूगर कहा जाता है। इन्हें जो है आपको अर्धनग्न फकीर क्या कहेंगे? अर्धनग्न फकीर जो है वो आपको कहा जाता है। इन्हें जो है आपको सदी का महापुरुष क्या है? सदी का क्या कहेंगे जानते हैं? आपको महापुरुष क्या कहेंगे? सदी का महापुरुष कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए गांधी जी को इन सारे पदवियों से क्या किया गया कि आपको सम्मानित किया गया। यह सब इनके क्या है कि आपको उपनाम है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि गांधी जी को जो है आपको बापू कौन कहते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता कौन कहते? सुभाष चंद्र बोस जी। महात्मा कौन कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। मलंग बाबा कौन कहते हैं? खुदाई खिदमतगार, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो के पॉज करके आप इसे सुनकर लिख भी लीजिएगा। जादूगर कौन कहते हैं? तो आपको शेख मुजीबुर रहमान। और धनंजय फकीर कौन कहते हैं? तो आपको विंस्टन चर्चिल। और सदी का महापुरुष जो कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। और यहाँ से आ जाइए स्वामी विवेकानंद जी। तो इनके जन्म दिवस पर 12 जनवरी को क्या होता है कि हमारे देश में आपको राष्ट्रीय युवा दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। किनके जन्म दिवस पे जानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए सुनिए, कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो साथियों ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ना, यह आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए क्या होता है जानते हैं? कि आपको 1917 ईस्वी से जो होता है वो आपको दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1917 ईस्वी से। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा, क्या जानते हैं कि सर विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला कोई पुरस्कार बताइए। तो ये आपको कलिंग पुरस्कार है। क्या है? कलिंग पुरस्कार, ठीक है ना, जो कि आपको विज्ञान के क्षेत्र में क्या होते हैं कि आपको दिए जाते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। साहित्य के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार हो गया। क्या हो गया? इस सबसे बड़ा पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको नोबेल पुरस्कार हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम भारत में बात करते हैं तो आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या हो जाएगा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? ज्ञानपीठ क्या कहेंगे जानते हैं? पुरस्कार। तो ये जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कब से दिया जाता है? ये आपको 1965 से। याद रखिएगा ये नोबेल प्राइज जो कब से दिए जाते हैं? 1901 से, ठीक है ना। और ये जो आपको कलिंग पुरस्कार है वो आपको 1951 से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और 1917 से जो होते हैं वो आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में जो होते हैं वो आपको पुलित्जर पुरस्कार जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या करा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया में किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो देखिए कह रहा है प्रधानमंत्री, ठीक है ना। इसके बाद आपको लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदन। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन, क्योंकि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाएगा तो यह संसद के दोनों सदनों की क्या होनी चाहिए कि आपको अनुशंसा होनी चाहिए और वहां से यह पारित होना चाहिए। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है इसका उल्लेख संविधान में कहा है। तो इसका जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद कितना में जानते हैं? तो आपको 61 में। किसमें है? अनुच्छेद 61 में। और आपको राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आपको अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि सर भारत के कोई ऐसे राष्ट्रपति है जिसको महाभियोग द्वारा हटाया गया? तो कहेंगे क्या? नहीं, मतलब भारत में एक भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं है जिन पर क्या है कि आपको महाभियोग जो है वो आपको लगाया गया हो और उन्हें पद से हटाया गया हो। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सारी चीज आपको देख लेना है। और अभी जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? तो याद रखेंगे कि अभी के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। वहीं आपको अभी जो लोकसभा अध्यक्ष है क्या है? लोकसभा अध्यक्ष वो आपको कौन है? तो देखिए तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आपको ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। तो याद रखिएगा। और आप लोग कंपटीशन के स्टूडेंट है, थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा, इनके जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको भी। तो ये जो ओम बिरला साहब है ना ये आपको कोटा से निर्वाचित है और यह आपको 17वें लोकसभा के क्या है कि आपको अध्यक्ष है। क्या में लोकसभा के? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको 17वीं जो लोकसभा है ना इसी के अध्यक्ष को जानते हैं? तो आपको ओम बिरला साहब।
चलिए, और भारत के जो भी मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, डी वाई चंद्रचूड़। क्या कहेंगे, डी वाई चंद्रचूड़। और यहाँ से याद रखिएगा कि डी वाई चंद्रचूड़ जो है वो किस क्रम के हैं, तो आपको यानी कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है भारत के। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो इस 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर तो आपको डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी, 20 जून, 14 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको 20 जून। तो यहाँ पर देख लीजिए और भी डेट दिया गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए तो ये जो आपको 25 जनवरी है ना, 25 जनवरी को हमारे भारत में राष्ट्रीय मतदाता, क्या कहेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। उसके बाद आपको 14 सितंबर, तो इस दिन आपको राष्ट्रीय बाल दिवस, क्या है, राष्ट्रीय बाल दिवस जो होते हैं साथियों वो आपको मनाए जाते हैं। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, 14 सितंबर को, ठीक है ना। किनके जन्म दिवस पे, तो कहेंगे पंडित नेहरू के जन्म दिवस पे। किनके जन्म दिवस पे, पंडित नेहरू के जन्म दिवस पे। और याद रखिएगा पंडित नेहरू हमारे भारतीय विदेश नीति के क्या थे, क्या आपको जनक थे, क्या थे, जनक थे। और इन्होंने भारत आधुनिक भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाए थे। इसीलिए क्या होता है कि आपको पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद है और भी कई सारे दिवस आएंगे जिसे आपको समझना है। तो दिवस वाला एक क्लास यहाँ आपके लिए हम अलग चलाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो याद रखिएगा क्योंकि इसी दिन जो है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या होता है, कि आपको गठन होता है। 25 जनवरी 1950 को ही भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन होता है। इसीलिए इस दिन को याद रखने के लिए क्या है कि आपको वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होते हैं वो आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। जिसका उद्देश्य होता है मतदाताओं को अपने मत के प्रति क्या करना है, कि आपको जागृत करना है। तो इस 14 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको यानी कि सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहा है कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है, सुरेश मेनन, सलमान रुश्दी, शशि थरूर, चेतन भगत। तो सही आंसर हो जाएगा आपको सलमान रुश्दी। तो ये जो देख रहे हैं मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक, ठीक है ना, ये आपको कब प्रकाशित होती है, तो देखिए यह आपको 1981 में प्रकाशित होती है। और इस पुस्तक के लिए क्या होता है जानते हैं, कि आपको सलमान रुश्दी साहब को जो होता है वो आपको मान बुकर पुरस्कार, क्या है, मान बुकर पुरस्कार जो होता है वो भी आपको क्या होता है कि दिया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आ गया कि बताइए कि सलमान रुश्दी को मान बुकर पुरस्कार जो है 1981 में जो दिया गया था किस कृति के लिए, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सर ये जो मान बुकर पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत होती है और कब से होती है, तो देखिए तो मान बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 1969 में, कब हुई थी, 1969 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और सलमान रुश्दी को कब मिला था, तो आपको 1981 में, किस पुस्तक के लिए, तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। और इसी में एक प्रश्न आ जाएगा कि मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए मान बुकर, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय क्या कहेंगे जानते हैं, पुरस्कार। देखिए इसको समझिएगा, मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, इसकी जो शुरुआत होती है ना, ठीक है ना, आई से यहाँ पर इंटरनेशनल होगा, ठीक है ना। और मान बुकर क्या है, इंटरनेशनल प्राइज जो है, ठीक है ना, इसकी जो शुरुआत होती है वो कब होती है जानते हैं, तो आपको 2005 में, कब है, 2005 में। जबकि सीधे बुकर पुरस्कार कहेंगे तो आपको कब हो जाएगा जानते हैं, तो आपको 1969 में। और ये जो बुकर अवार्ड होते हैं वो आपको ब्रिटेन की सरकार के द्वारा क्या होते हैं, कि आपको दिए जाते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 15 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्न में से न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो साथियों न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कहेगा तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको हरियाणा, क्या है, हरियाणा। तो यहाँ से एक बात आती है कि लिंगानुपात हम कहते हैं किसे, तो सीधे याद रखिएगा कुल जनसंख्या में महिलाओं तथा पुरुषों के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो लिंगानुपात होते हैं वो आपको प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे यह क्या करता है, कि आपको सूचित करता है। हालांकि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहेंगे तो आपको केरल, क्या है, केरल। तो केरल का जो लिंगानुपात है ना वो आपको कितना जानते हैं, तो आपको यानी कि 1084 अनुपात 1000, मतलब क्या हुआ कि 1000 पुरुष पर 1084 महिला, केरल की बात करते हैं। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करते हैं जो कि सबसे कम लिंगानुपात वाला है, तो आपको 879 अनुपात 1000 है। मतलब कि आपको क्या कहेंगे जानते हैं, कि हरियाणा में 879, क्या कहेंगे, 879 महिलाओं पर जो है वो आपको 1000 क्या है, कि आपको पुरुष है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, तो भारत का लिंगानुपात की बात करेंगे 943 अनुपात क्या कहेंगे जानते हैं,
तो आपको 1000। वही अगर हम बात करते हैं किसके बारे में जानते हैं कि बिहार का लिंगानुपात 2011 के अनुसार, तो बिहार का जो लिंगानुपात है ना वो आपको कितना है जानते हैं? तो बिहार का लिंगानुपात 918 क्या कहेंगे? 918 अनुपात क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको 1000 क्या है? 1000 मतलब कि बिहार में जो है आपको 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या कितनी है? तो 918। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? देखिए, और ये जो आपको स्टेटिक्स जीके का क्लास है, इसके अंतर्गत आपको क्या होगा जानते हैं कि यह सभी एग्जाम में कम आएंगे, ठीक है ना? चाहे वो आपको बीपीएससी टीचर हो, चाहे वो आपको मेन बीपीएससी हो, या इसके अलावा मतलब प्री की बात करें, ठीक है? इसके अलावा बिहार पुलिस हो, ठीक है ना, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, वहां पर आपको ये कम आएंगे, ठीक है ना? चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? तो देखिए, कह रहा है बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सांधिक तरलता अनुपात, ठीक है ना? तो देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना रिवर्स रेपो दर। क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो दर। तो देखिए, तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं, वहां से समझिएगा। जैसे देखिए, इधर हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है? बताइए इधर। आरबीआई। कौन है? आरबीआई। और एक तरफ हमारे देश में जो है आपको वाणिज्य बैंक है। कौन है? वाणिज्य बैंक है। कौन बैंक है बताइए तो? वाणिज्य बैंक। तो देखिए, ये वाणिज्य बैंक और ये हो गया देश का केंद्रीय बैंक। क्या हो गया? केंद्रीय बैंक। तो देखिए, तो इस दोनों को कभी कभी धन की कमी हो जाती है। तो जब आरबीआई क्या करेगा जानते हैं? क्या है कि आरबीआई जो है वो क्या करेगा जानते हैं? कि आपको वाणिज्यिक बैंक से, ठीक है ना, ये जो देख रहे हैं, वाणिज्यिक बैंक से जब आरबीआई क्या करेगा कि आपको पैसा उधार लेगा, तो इसको कहा जाएगा रिवर्स। क्या कहा जाएगा? रिवर्स रेपो। क्या है? रिवर्स रेपो दर। क्या है? रिवर्स रेपो दर। और जब आपको वाणिज्यिक बैंक क्या करेगा कि आपको आरबीआई से उधार लेगा, तो इसको कहा जाएगा रेपो दर। क्या कहा जाएगा? रेपो दर। क्या कहा जाएगा? रेपो दर। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि जब आपको रिजर्व बैंक भारत के किसी अन्य व्यावसायिक बैंक को जिस ब्याज दर पर क्या करेगा कि आपको ऋण देगा या पैसा देगा, तो वो आपको क्या कहलाएगा? रेपो दर। अगर व्यावसायिक बैंक देता है आपको आरबीआई को, तो वह कहलाएगा रिवर्स रेपो दर। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि आरबीआई है क्या? तो भारत का यह केंद्रीय बैंक है। और इस आरबीआई की जो स्थापना होती है ना साथियों, वो आपको कब होती है जानते हैं? तो आपको 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय अभी वो आपको मुंबई में, क्या है? मुंबई में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि आरबीआई का मुख्यालय जो है अभी आपको कहाँ है जानते हैं? मुंबई में। लेकिन आरबीआई की स्थापना हुई थी कहाँ? तो वह आपको कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और यह देश का सबसे बड़ा बैंक है, और इसको हम लोग बैंकों के बैंक के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न पर क्या कह रहा है सुनिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी गई थी? तो ये हो जाएगा आपको 15वें संविधान संशोधन, जो कि आपको 1963 में हुआ था। क्या हुआ था? 1963 में। अब देखिए साथियों, यहाँ से एक चीज जान लीजिए कि अभी देश में जो आपको उच्च न्यायालय है उसकी संख्या कितनी है? तो देखिए, तो देश में जो अभी उच्च न्यायालय है ना उसकी संख्या आपको 25 है। क्या है? 25 है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कौन है? तो सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है ना वह आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्या है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। याद रखिएगा कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछेंगे तो कौन? तो आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो 1862 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। तो यह देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। क्या है? सबसे पुराना। वहीं अगर पूछेंगे सबसे नया उच्च न्यायालय, तो हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब होती है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको यानी कि 2019 में। क्या होती है? 2019 में। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या कहना है कि आपको समझना है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है बताइए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से 62 कर दिया गया? तो फिर क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको यानी कि 15वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1963 में हुआ था। पूछेंगे कि देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो क्या कहिएगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय क्या है? तो देश का सबसे नया उच्च न्यायालय जो 2019 में स्थापित हुआ था। और अभी जो उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो आपको 25 है। क्या है? 25 है। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछेंगे तो हो जाएगा आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको सी हो जाएगा। और हम लोग प्रतिदिन क्या करेंगे कि 25 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है समझिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य महाधिवक्ता, इन्हीं को कहते हैं हम लोग एडवोकेट, क्या है? एडवोकेट जनरल क्या है?
एडवोकेट जनरल, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं आपको राज्य महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल, ठीक है ना। तो इस एडवोकेट जनरल पद की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, अनुच्छेद 165 में। और इस एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति करते हैं, क्या कहते हैं, नियुक्ति करते हैं, वो कौन करते हैं जानते हैं, इनकी नियुक्ति जो करते हैं वो आपको राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल, ठीक है ना। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो क्या कहेंगे, तो आपको राज्यपाल। फिर यहाँ से एक बात आती है, ये एडवोकेट जनरल होते हैं कौन, तो यह राज्य सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत सरकार के सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार, तो भाई वो होते हैं आपको महान्यायवादी। कौन होते हैं, महान्यायवादी, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं आपको अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं, ए अटॉर्नी, क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। और इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो आपको कौन कहते हैं जानते हैं, तो आपको राष्ट्रपति। कौन कहते हैं, राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं, तो आपको राष्ट्रपति। और ये जो महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 76 के तहत। क्या है, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति करते हैं। और महान्यायवादी होते हैं क्या, तो कहेंगे भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार। क्या कहेंगे, सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार, ठीक है ना। जो आपको संसद के कार्यवाही में तो हिस्सा लेते हैं, पर आपको वो वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। भारत सरकार के सबसे बड़े वकील कहेंगे तो आपको महान्यायवादी होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो होगा 19 का वो क्या हो जाएगा, तो आपको बी जो होगा सही होगा। हाँ, और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में जो महान्यायवादी का पद है ना, वो आपको ब्रिटेन से प्रेरित है। किससे प्रेरित है, ब्रिटेन से, क्या है जानते हैं, तो आपको प्रेरित है। तो याद आएगा कि भारत में जो महान्यायवादी का पद है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो क्या कहेंगे, तो आपको ब्रिटेन से, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे और ब्रिटेन से आपको संसदीय शासन प्रणाली भी आपको प्रेरित है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो देखिए दूध में विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब ये खट्टा चीज रहेगा दूध क्या हो जाता है, आपको फट जाता है। वैसे भी आपको याद रखना है। चलिए तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि आपको जल में घुलनशील विटामिन और आपको वर्षा में घुलनशील विटामिन। तो देखिए तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं ना, वो आपको बी और सी होते हैं। क्या होते हैं, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। जबकि अगर हम पूछेंगे कि वर्षा में घुलनशील विटामिन, तो हो जाएगा ए डी, क्या है, ए डी ई के। यह विटामिन जो है कहाँ घुलनशील होता है जानते हैं, तो यह आपको क्या कहेंगे जानते हैं, वसा में। क्या है, वसा में। जल में कहेंगे तो विटामिन बी और सी जो होते हैं घुलनशील होते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और विटामिन डी की बात करेंगे तो ये आपको सूर्य के प्रकाश से हमें मिलते हैं। इसके अलावा आपको मछली से भी क्या है कि विटामिन डी की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं 20 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वह आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोग इस प्रश्न को देखिए जब तक थोड़ा सा हम जल पी लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लिए क्या कह रहा है, सुनिए। सुने सभी लोग, देखिए क्या कह रहा है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और, ठीक है ना, नवाब बनाया गया किसे, तो देखिए तो उसके बाद जो नवाब बनाया गया ना, मिर्जापुर को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सही है। तो देखिए तो यहाँ से एक बात आती है कि प्लासी का युद्ध हुआ था कब, तो देखिए तो प्लासी का युद्ध जो होता है ना 23 जून 1757 को, ठीक है ना। कब होती है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। कहाँ, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, भागीरथी नदी के तट पर। और अभी जो प्लासी का युद्ध भूमि है वो आपको क्या जानते हैं, तो आपको पश्चिम बंगाल में, क्या है, पश्चिम बंगाल में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और मीर जाफर को अंग्रेजों की हथकड़ी क्या कहा जाता है जानते हैं, तो आपको कठपुतली जो है वो आपको कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को देख लेना है। और ये जो नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, युद्ध इसलिए हार जाते हैं क्योंकि इनके मुख्य सेनापति मीर जाफर जो होते हैं वो इनको क्या कर देता है जानते हैं, आपको धोखा दे देता है। और प्लासी के युद्ध में याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व किया था वो आपको रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको रॉबर्ट क्लाइव। क्या कहेंगे, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। और ये क्लब कौन कराया था, और बाद में ये क्या बन जाता है जानते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर। क्या बनता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो क्या कहेंगे, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था, तो क्या कहिएगा जानते हैं, तो आपको
यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं प्लासी की लड़ाई, ठीक है ना, ये आपको कब हुई तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो 23 जून 1757 को। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 21 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वह आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो देखिए ये आपको सतलुज नदी पर, किस पर, सतलुज नदी पर। और भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ना, यह देखिएगा कि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है, सबसे ऊंचा, क्या कहेंगे, सबसे ऊंचा। लेकिन यहाँ पर लगा दीजिएगा गुरुत्वीय, क्या है, गुरुत्वीय बांध है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए कि भारत का सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है ना, वो आपको भाखड़ा नंगल बांध है। कौन है, भाखड़ा नंगल बांध है। और ये जो भाखड़ा नंगल बांध है, ठीक है ना, यह भूकंपीय क्षेत्र में बनने वाला है, सबसे ऊंचा बांध है, इसलिए इसको कहते हैं गुरुत्वीय बांध। इसमें सीधे पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो वो हो जाएगा आपको टिहरी बांध। क्या हो जाएगा, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो है वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो टिहरी बांध जो है साथियों, वो आपको उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड में। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद दूसरा अगर पूछा जाए, क्या जानते हैं कि भारत का सबसे, क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको लंबा बांध जो है वो कौन है, तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो आपको कौन है जानते हैं, वो आपको हीराकुंड है। कौन है, हीराकुंड बांध है, जो कि आपको ओडिशा में, कहाँ है, ओडिशा में। तो देखिए, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो आपको भारत का सबसे ऊंचा गुप्त बांध है भाखड़ा नंगल, कौन नदी पर है, तो सतलज। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड किस नदी पर है, तो आपको महानदी। देखिए सब कुछ को याद रखना है, ठीक ना। टिहरी बांध किस नदी पर है, तो कहेंगे भागीरथी। क्या कहेंगे, भागीरथी। और प्लस आपको भिलांगना, क्या है, भिलांगना नदी पर जो है आपको कौन सा बांध है बताइए इधर? तो कहेंगे आपको टिहरी बांध। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर जान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है सुनिए, नेक्स्ट यही ना है, देखने दीजिए 23-24। हाँ, तो देखिए विश्व की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन है, तो वो आपको सुप्रिया झील है, जो आपको अमेरिका, क्या कहेंगे, जो आपको अमेरिका और आपको कनाडा के, क्या जानते हैं कि आपको सीमा पर है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर जो है वो आपको कौन सा झील है, तो क्या कहेंगे, सुप्रिया झील। और इसमें पूछ देंगे कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन है, तो क्या कहिएगा, आपको बुलर झील। क्या कहेंगे, बुलर झील, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो बुलर झील जो है भारत में क्या है, तो आपको मीठा पानी की झील है। क्या है, मीठे पानी की झील है। और जबकि भारत का जो सबसे नमकीन झील पूछा जाए, ठीक है ना, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आपको चिल्का झील है। कौन है, चिल्का झील है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो चिल्का झील है कहाँ है? तो कहेंगे ओडिशा में। क्या कहेंगे, ओडिशा में। और बुलर झील पूछेंगे तो ये आपको जम्मू और कश्मीर में, क्या कहेंगे, जम्मू और कश्मीर में। सुप्रिया झील पूछेंगे तो आप याद रखिएगा, क्या जानते हैं, तो आपको अमेरिका और कनाडा की सीमा पर अवस्थित है। और यह क्या जानते हैं, दुनिया का जो है सबसे बड़ा क्या है, क्या आपको झील है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों, वो क्या कर रहा है, जरा सा इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है सुनिए। करा कि चंद्रयान 2 मिशन के घटकों में मुख्य रूप से जो घटक है वो कौन कौन से हैं, तो देखिए कह रहा है लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, ये सब है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी। तो यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो लैंडर है, ठीक है ना, इस लैंडर का नाम क्या था, तो इसका नाम जो था वो आपको विक्रम। क्या नाम था, विक्रम, ठीक है ना। उसके बाद रोवर का नाम क्या था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, प्रज्ञान। क्या है, प्रज्ञान। तो यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था वो आपको कब किया गया था, ये भी तो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो आपको चंद्रयान 2 है साथियों, इसको 19 जुलाई, क्या है, 19 जुलाई, ठीक है ना, आपको 2019 को क्या किया गया था, कि आपको 19 कहना है, सॉरी 22 जुलाई 2019, क्या हो जाएगा, 22 जुलाई, ठीक है ना, 2019 को इसको क्या किया गया था, कि आपको लॉन्च किया गया था। किसको जानते हैं, चंद्रयान 2 को। और इस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे, क्या थे, इसरो के अध्यक्ष, वो आपको कौन थे जानते हैं, के सिवन। कौन थे, के सिवन, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात है कि इसको लॉन्च जो किया गया था वो कहाँ से किया गया था, तो आपको आंध्र प्रदेश से। कहाँ से, आंध्र प्रदेश के जो हरिकोटा रेंज है, क्या है, श्री हरिकोटा रेंज, क्या है, श्री हरिकोटा जो रेंज है, वहीं से इसको क्या किया गया था, कि आपको लॉन्च किया गया था। और एक चीज याद रखिएगा, यह इसरो की क्या है, कि आपको एक बहुत बड़ी सफलता होती, अगर ये सफलता पूर्वक जो होता आपको वहां उतर जाता तब, ठीक है ना। यहाँ से एक बात और आएगी, क्या आएगी, एक बात और आएगी कि इसरो क्या है, तो कहेंगे इसरो जो है भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने वाली जो है वो आपको सबसे बड़ी क्या है, कि आपको संस्था है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। और इसरो के गठन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो साथियों इसरो का गठन जो था 1969 में, कितना में,
1969 में, और इसका मुख्यालय जो बनाया जाता है वो आपको बेंगलुरु के अंदर क्या है, बेंगलुरु के अंदर। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता जो कहे जाते हैं वो आपको विक्रम साराभाई, कौन कहे जाते हैं, विक्रम साराभाई। तो उम्मीद है साथियों कि आप सभी लोगों को आज का ये सेशन जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज की इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आपसे फिर कल एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।